हेलो। तो कैसे हो दोस्तों। आज से हम प्लानिंग चैप्टर का रिवीजन चालू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द प्लानिंग चैप्टर। तो आज से हम प्लानिंग चैप्टर का रिवीजन चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी दिक्कत आए वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकता है। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी तुम्हारी तरफ से, और मैं तो तुम्हारे लिए मदद कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग चैप्टर करने से पहले प्लानिंग समझनी पड़ेगी, प्लानिंग क्या होती है। अब ऐसे ही मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्लानिंग क्या होती है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बहुत दिन से सब सोच रहे हैं कि टीवी लेना है, ठीक है। तो टीवी लेना है, ये तुम लोग प्लान कर रहे हो। अब उसके बारे में तुम लोग पैसे जब मान लो तुम्हारे पापा ने कहा हर महीने ये 1,000 रुपये हम टीवी फंड्स या फिर गुल्लक में डाल रहे हैं कि टीवी लेने के लिए, तो उसको कहते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो तुम्हें टीवी लेना है, ठीक है। तो टीवी लेना है, तुम ये नहीं कि एकदम से मार्केट गए और टीवी उठा के ले आए। ये मिडिल क्लास फैमिली में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले जो मिडिल क्लास होंगे वो इससे एग्री करेंगे कि पहले कोई भी महंगा सामान, जो भी महंगी सामान होती है, उसको लाने से पहले घर में प्लानिंग चलती है। पापा से पूछा जाता है, मम्मी से पूछा जाता है, उसका रेट डिसाइड किया जाता है, उसके पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और देखते हैं कि कितना यूज़फुल है। अगर हम ये सामान लाएं तो कितना यूज़फुल, कितना बेनिफिट ये हमें प्रोवाइड कराएगा, उसे कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, तो प्लानिंग का बेसिक सा मीनिंग है। प्लानिंग का क्या मीनिंग है, देखो। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। रुको, इसका कलर चेंज करता हूँ। थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग से साफ समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ हम एडवांस मतलब पहले से सोच के रखेंगे कि हमें आगे चल के क्या करना है। जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया कि हमने पहले सोच के रखा था कि हमें इसी ब्रांड का टीवी चाहिए, उसके लिए हमने पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, तो उसको कहेंगे प्लानिंग। अब इसका जो मीनिंग बुक में तुम्हारे दिया गया है वो ये दिया हुआ है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done and how it is to be done and by whom it should be done। समझो मतलब, इसका मतलब है कि पहले से किसी जो भी चीज़ हमें लेनी है उसके बारे में पहले से सोच के रखना, इसको कब करना है, हमें कैसे करना है और किसके द्वारा करना है, वो उसको कहते हैं हम प्लानिंग, ठीक है। अगर इसको सिंपल भाषा में हम कहें तो प्लानिंग जो होता है वो, प्लानिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, आज हम लोग किस पोजीशन में खड़े हैं, और प्लानिंग के ज़रिए जो हम प्लानिंग करेंगे उसके ज़रिए हम कल कहाँ पे खड़े होंगे, बेसिकली उसको कहते हैं प्लानिंग, समझे। देखो, जैसे आज हम लोग खड़े हैं, आज हमारे पास, मान लो ये मैं हूँ, मेरे पास आज टीवी नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने प्लान बनाया एक, ठीक है, कि हमें टीवी लेना है, से सैमसंग का लेना है, सैमसंग, ठीक है। तो जब हम सैमसंग का टीवी ले लेंगे तो प्लानिंग बेसिकली ये बताता है कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। आज मतलब हमारे पास टीवी नहीं है, और प्लानिंग के ज़रिए जो फ्यूचर में हम कहाँ पे खड़े हैं जब हमारे पास टीवी है, उसको कहते हैं प्लानिंग। तो एक बार और मीनिंग इसका समझो, प्लानिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग का बेसिक मीनिंग होता है, एक मिनट, रुको एक मिनट। प्लानिंग का, हाँ, तो प्लानिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग का बेसिक मीनिंग होता है, तो प्लानिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन। तो प्लानिंग का मतलब देखो लिखा है इसमें, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से उसके बारे में सोच के रखना। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है हमें,
जैसे मान लो से हमें टीवी लेना है, तो टीवी लेना है वो हमें करना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन मतलब किस स्पेसिफाइड डेट को हमें वो टीवी लेना है, वो लिखा है व्हेन इट इज़ टू बी डन। फिर है हाउ इट इज़ टू बी डन, जो हम टीवी लेंगे वो कैसे लेंगे, कैश से लेंगे, क्रेडिट कार्ड से लेंगे या डेबिट कार्ड से लेंगे, उसको कैसे हम पूरा करेंगे, वो है हाउ इट इज़ टू बी डन। और फोर्थ है एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन, उसे कौन लेगा, तुम लोगे, तुम्हारे पापा लोगे, तुम्हारे पापा लेंगे, ये है होम इट इज़ टू बी डन। तो प्लानिंग का सिंपल सा मतलब यही समझ लो कि पहले से सोच के रखना कि आगे चल के हमें कैसे करना है, क्या करना है और किसके ज़रिए वो काम करना है। ठीक है, तो ये होता है प्लानिंग। अब प्लानिंग हो गया, देखो एग्जांपल दिया था, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम ऐसे खड़े हैं, प्लानिंग के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, तो ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, अब उसके बाद है फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। मैं इसके नोट्स अगली क्लास में पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, ये नोट्स नहीं है, लेकिन अगली क्लास में पूरे मैं अपने हैंडमेड नोट्स बना के तुम लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जितना बता रहा हूँ बुक खोल के, अपनी कॉपी खोल के नोट करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे बार बार वीडियो देख के। ठीक है, तो बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाओ, वीडियो रोक दो और लिखते जाओ। ठीक है, तो यही सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड या लर्न करने का। और जब तुम लिख लो, कल सुबह उठ के आराम से 4 से 5 बजे, 1 घंटे का काम है ये। 4 से 5 बहुत जल्दी हो गया, ठंडी में उठ नहीं पाओगे, तो कम से कम 6 से 7, क्योंकि 8-9 बजे का स्कूल हो गया होगा तुम्हारा, 8:30-9 बजे का, तो 6 से 7 कम से कम 1 घंटे कल ये पढ़ के जाना। देखना तुम्हारे अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आएगा फिर कुछ टाइम बाद, जब तुम्हारा सारा बिजनेस स्टडीज़ 1 से 2 महीने में कवर हो जाएगा, तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आते हैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। पहले ही बता दिया कि कल की क्लास में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स अपने हैंडमेड सारे अच्छे तरीके से। ये तो ऐसे ही रफ टाइप वर्क है तुम लोग को समझाने के लिए, कल की क्लास में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर कर देना अब तक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। तो सब उसके बाद है फ्यूचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फ़ीचर है प्लानिंग के। तो सबसे पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कहाँ किस लिए कंट्रीब्यूट करता है, ऑब्जेक्टिव्स में। तो पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव मतलब जो प्लानिंग हम करते हैं उससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव, जिस लिए हम वो प्लानिंग कर रहे हैं वो हमें प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि जो हमने सोच रखा है कि टीवी लेने का सोच रखा है, ऐसे फॉर एग्जांपल टीवी लेने का सोच रखा है, वो हमारा पूरा क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर सोचो प्लानिंग ही नहीं की हमने, ठीक है, प्लानिंग हमने नहीं की, डायरेक्ट ऐसे ही चले गए बिना सोचे कि कैसे लेंगे टीवी, किस मोड से लेंगे, कौन से ब्रांड का लेंगे, बिना कुछ भी सोचे समझे चले गए, तो क्या वो फीचर होगा प्लानिंग का? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि बिना प्लान किए हुए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच ही नहीं सकते। एक बार जब हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया तो प्लानिंग जो हमने कर रखी है वो बताएगा किस मेथड से करो तुम लोग, मतलब किस मेथड से तुम्हें पे करना है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टीवी का एग्जांपल दिया ना, वैसे ही। और कौन से प्रोसीजर और स्टेप्स प्लानिंग में लगाओ तुम, जिससे तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो आसानी से तुम्हें वो मिल पाए। ठीक है, तो एक बार फिर से, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग प्लानिंग ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एंड रिज़ल्ट पे पहुंच पाएँ, जो हमने सोचा है वो हमारा पूरा हो पाए। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी प्लानिंग क्यों करती है? कंपनी के रिसोर्सेज जो रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, तो वो एक रिक्रूट करती है प्लानिंग करने के लिए एक बंदे को, जो प्लानिंग करके बताएगा कि आज हमारी पोजीशन कहाँ है और 10 साल बाद ये प्लानिंग के ज़रिए इस कंपनी की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो वही प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरा है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ,
अब जैसे मान लो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। बिना प्लान किए हुए कि कितना रिसोर्स खरीदना है, कितने क्वांटिटी में ख़रीदना है, उसके बेसिस पे ही आगे होगा। देखो प्लानिंग किया कि हमें मतलब 5 किलो मान लो से राइस ख़रीदना है कुकी बनाने के लिए। ठीक है, राइस कुकी बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग में यही जो 5 किलो राइस कुकी है, इसको ही तो ऑर्गेनाइज करेंगे हम ताकि 5 किलो बन पाए। फिर वैसे स्टाफिंग में वो मैन मेड से करवाएं या टेक्नोलॉजी से करवाएं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग वही स्टाफिंग, जो स्टाफ्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको डायरेक्ट करके सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और कंट्रोलिंग में जो हमने बनाया, कंट्रोलिंग सबसे, देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, ये जो कंट्रोलिंग है ये प्लानिंग का डिफरेंस होता है। हमने कितना सोचा और हमने कितना अचीव किया, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, और कंट्रोलिंग कितना अचीव किया और कितना डेविएशन है उसमें, कितना कम है तो उसको सुधारेंगे, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अब दूसरा है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले बताया सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बिना कोई भी मैनेजर बिना प्लानिंग किए हुए ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकता, स्टाफिंग नहीं कर सकता, डायरेक्टिंग नहीं कर सकता, कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तुम्हें बस इतना ही लिखना है कि प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज नो मैनेजर कैन परफॉर्म अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विदाउट द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। अब इसका थर्ड है, प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग जो है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर होगी, मतलब ज़रूरत है उसकी सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से, कि जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स जैसे ही हैं। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली बट प्लानिंग इज़ डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। एक ऑफिस है, उसमें ये तो नहीं कि एक ही लेवल होगा, बस टॉप लेवल मैनेजर्स बस प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी जो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, वो प्लानिंग नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परवेसिव का मतलब ही यही है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल हैं, ठीक है, कितने भी लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब पे प्लानिंग फंक्शन वर्क करता है। चाहे वो स्मॉल से परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, सब में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो परवेसिव का मतलब ही यही हुआ कि जितने भी मैनेजमेंट में लेवल्स हैं सब पे वर्क करता है प्लानिंग। ठीक है, और दूसरी बात, ये प्लानिंग जो है ये ज़रूरी नहीं है बस टॉप लेवल मैनेजर करेगा। ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा कि टॉप लेवल मैनेजर्स ही बस प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या क्या हो गई कि कैसे सेल्स करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, वो सब होती है पॉलिसीज़। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? पॉलिसीज़ बनाने के लिए और फ्रेमवर्क मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये हो गया परवेसिव का मतलब, समझ में आ गया। परवेसिव का मतलब सारे लेवल पे रिक्वायर होता है। फिर प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग, इसका मतलब क्या है? अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? आगे के लिए करते हैं, पीछे के लिए करते हैं? आगे के लिए सोच के करते हैं ना। तो फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग होता है ये हमेशा।
हम लोग प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम आगे देख सकें 10 साल बाद जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी कहाँ खड़ी होगी। तो ये होता है फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग करना। तो ये प्लानिंग का ये मेन काम है कि वो आगे ही देखता है, फ्यूचर देखता है कंपनी का। वो प्लानिंग जो है कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाएगी, ठीक है। पास्ट के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं की जाएगी, ये हमेशा फ्यूचर के लिए होगी। और जो मैनेजर्स रहते हैं, जो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो कंपनी में मैनेजर और रहते हैं, एक मिनट, जो कंपनी में मैनेजर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तुक्का ही तो मारते हैं। उनको थोड़ी पता है कि 10 साल बाद जो हम प्लान बना रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा। तुक्का मारना मतलब अपना बेस्ट तो देते हैं वो, लेकिन ये गारंटी कहीं नहीं है कि वो सक्सेस ही हों। तो वही लिखा है कि जो मैनेजर्स रहते हैं वो प्रेडिक्शन और अजम्पशन करते हैं फ्यूचर के लिए। और जो प्रेडिक्शन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। और इन्वायरमेंट को देखते हुए करते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है और किस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो इन्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। इन्वायरमेंट एकदम स्टैटिक है, मतलब बिल्कुल स्टैंड अलोन है, बिल्कुल मतलब से इन फेवर में है, तो बिल्कुल स्लाइड चेंज करेंगे उसमें। तो यही है प्लानिंग, फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फिर है लास्ट है इसका, प्लानिंग इज़ लास्ट नहीं अभी है और है, प्लानिंग इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अब कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब प्लानिंग कैसे ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान मान लो तुम लोगों ने बता दिया, अब तुम्हें पता है कि इससे ये जो प्लान तुम लोग बना रहे हो और उससे कंपनी को लॉस हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने वो प्लान, तो तुम चेंज नहीं करोगे, उसको ऐसे ही रहने दोगे। तो वही इसमें कह रहा है कि प्लानिंग कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्लान बनाने के तुरंत बाद इन्वायरमेंट जो बदल रहा है उसके हिसाब से तुम्हें अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है और एकदम बेस्ट सिलेक्शन करना पड़ता है प्लान का, ताकि तुम कोप अप कर जाओ उस इन्वायरमेंट में और सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो वही कह रहा है, प्लान बनाने के बाद जो प्लानर्स रहते हैं, जिन लोगों ने प्लानिंग की है, वो कॉन्टीन्यूअस चेंज करते प्लान्स में, किसके लिए, ताकि जो कंपनी है उसके रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। एक एग्जांपल लो, मान लो बूम पीरियड चल रहा है, एकदम लो पीरियड चल रहा है, मतलब मार्केट एकदम डाउन है, ठीक है। तो प्लान बूम पीरियड में कैसा बनाओगे तुम, हाँ, ऐसा प्लान बनाओगे जो उस कंडीशन में फेवरेबल होगा, जिससे कंपनी जो है से प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए लेकिन लॉस भी इनकर ना हो उसका। तो यही होता है। अब इसके बाद है, तो यही होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होता। फिर इसके बाद है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, अब मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है, अब जो प्लानिंग बंदा कर रहा है, सोचो उसका दिमाग कितना तेज़ होगा, क्योंकि प्लानिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालना बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने थोड़ी सी भी भूल चूक कर दी, थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके सारे रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। तो वही बोल रहा, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें हायर थिंकिंग चाहिए होती है। हायर थिंकिंग क्यों चाहिए होती है, कोई भी ऐसे कहीं से भी, मान लो एक अनसाउंड माइंड है का बंदा है, उससे तुम लोग प्लानिंग करवा रहे हो, उसको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट कैसा है, किस बेसिस पे प्लानिंग करनी है, कुछ नहीं कर पाएगा वो और ऑर्गेनाइजेशन को डुबा देगा। तो प्लानिंग, वही बोल रहा है कि मेंटल एक्सरसाइज है, और ये कौन कर सकता है, जो हायर थिंकिंग वाले बंदे होते हैं वही कर सकते हैं। ये जो प्लानिंग का एजम्पशंस और प्रेडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर है, ये कैसे करते हो प्लानर के बंदे, इन्वायरमेंट को स्कैन करके। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग जो है एकदम हाई स्किल वर्क है, जो कि हाई लेवल या फिर जो एक्सपर्ट है प्लानिंग में, जिनका पहले से रिकॉर्ड है कि प्लानिंग वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में मतलब करते आए हैं पहले से, वही कर सकते हैं। और इसके में सेकेंडली इसमें और क्या लिखा है कि प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड द मोस्ट सूटेबल इज सिलेक्टेड विच अगेन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस।
तो बेसिकली इसका मतलब है कि प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो हाई थिंकिंग प्रोसेस है। कोई भी बंदा जिसको नॉलेज नहीं है वो प्लानिंग नहीं कर सकता। ठीक है, कहाँ गया वो पेज? ठीक है, तो मेंटल एक्सरसाइज बता दिए किस लिए, क्योंकि जो बंदे रहते हैं जो पहले से कर रखे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको एक्सपीरियंस है कि कैसे प्लानिंग, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनको ही प्लानिंग करने के लिए दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जो रिसोर्सेज रहते हैं वो कंपनी के सब कुछ रहते हैं। रिसोर्सेज के बिना कंपनी कुछ भी नहीं है, और रिसोर्स तुम्हें पता ही कितने महंगे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो, एक प्लान बनाओगे क्या? बस तुम गए, सर देखो मैंने एक प्लान बना लिया, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या उससे? कहीं नहीं होगा। प्लानिंग करने के लिए कम से कम तुम्हें एक तो नहीं, कम से कम 2-3 प्लान तो बनाओगे। 2-3 क्यों बनाओगे प्लान? क्योंकि 2-3 प्लान बनाओगे तुम, तो उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट तो कर पाएगा, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है। तो वही बोल रहा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स रहते हैं हमारे पास, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग, हमें एकदम ऐसा सूटेबल प्लान सिलेक्ट करना पड़ता है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके। और फिर इसमें हम लोग इसमें बोल रहा है, वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शंस मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव। तो बिना प्लानिंग के और बिना हमारे पास कोई भी चॉइस के हम प्लानिंग फंक्शन को वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजर कैसे इवेल्युएट करते हैं, किस बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे वो? अगर हमारे पास 2-3 प्लान्स हैं तो उस बेसिस पे मैनेजर्स भी इवेल्युएट कर पाएंगे। अब तुम एक ही प्लान लेके जा रहे हो तो उस बेसिस पे मैनेजर इवेल्युएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वही या तो इम्प्लीमेंट कर दे वो, या वही रिजेक्ट कर दे। तो यही बोल रहा है इसमें कि डिसीजन मेकिंग इसलिए होता है क्योंकि जो प्लानर्स रहते हैं वो 2-3 प्लान्स बनाते हैं, जिसमें से मैनेजर को मोस्ट सूटेबल प्लान्स को कंपनी के बेनिफिट के लिए अप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे। तो इसको हटाते हैं। तो प्लानिंग समझ में आ गया। तो प्लानिंग क्या होती है? पहले से सोच के रखना क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है। तो यही होता है प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन। ठीक है, और एक और है हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है। ठीक है, तो ये है प्लानिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई दिए। अब आते हैं हम लोग अब प्लानिंग के इम्पोर्टेंस की तरफ। ठीक है, तो प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? तो चलो देखते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। ये है इम्पोर्टेंस प्लानिंग के। पहला क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करवाता है? मान लो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। प्लानिंग करके तुम लोगों ने प्लानिंग कर ली, ठीक है। एग्जांपल दिया था टीवी वाला, वैसे एग्जांपल टीवी वाले ही है। तुमने टीवी सोचा खरीदेंगे, ठीक है। तो तुमने सब चीज़ सोची ना उसके बारे में, पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, पैसे कौन कौन कितना देगा घर में, मम्मी कितनी देंगे, पापा कितने देंगे, तुम कितने मिलाओगे और कौन सा ब्रांड का टीवी लोगे। तो वही है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जो हमने प्लान कर चुका है अब उसके बेसिस पे तो हमें चलना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बेसिस पे ही चलोगे कि अलग चलोगे, प्लानिंग से बिल्कुल अलग और कंपनी का लॉस करवाओगे। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जो हमने पहले से सोच रखा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है,
वो प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्लियर कर देता है कि तुम्हें कैसे करना है ये काम और कब करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, इसमें यही लिखा है, एडवांस में प्लानिंग बता देता है कि हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, कि ये जो काम है ये कैसे होगा। जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको पहले से पता होता है कि जो जिस डायरेक्शन में वो वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, वो डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है। ठीक है, तो यही है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब इसका दूसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटीज़ का मतलब कुछ भी आपदा, आपदा मतलब से अर्थक्वेक, ये सब अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये सब होता है अनसर्टेनिटीज़। तो प्लानिंग कैसे अनसर्टेनिटीज़ को कम कर देता है, ये दूसरा इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है तुम्हें पता है उसको कितनी अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हर दिन का सामना करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर की मदद करता है अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। क्योंकि जो प्लानर्स, जो जिन लोगों ने प्लान बनाया है उन लोगों ने फ्यूचर देख के तो प्लान बनाया है, ऐसे ही अंधाधुंध तो नहीं बना दिया प्लान। तो वही लिखा है कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग उन लोगों ने किस बेसिस पे की है? फ्यूचर देख के की है, फ्यूचर देख के की है और इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करके की है। इसलिए प्लानिंग जो है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। अब इसका तीसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग रिड्यूस क्या क्या कर देता है? ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल का प्लान रहता है, जो पहले से हम लोगों ने प्लान बना रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, मान लो रिसोर्स हम लोग 100 हमारे पास रॉ मटेरियल है। ठीक है, और उसमें हमने बनाया है 98 का। ठीक है, 100 हमें रिसोर्स की नीड है और 100 रिसोर्स है हमारे पास और हमें है 98 की नीड। ठीक है, 98 की नीड है। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हम 100 के 100 वेस्ट कर देते। एम्प्लॉय तो वेस्ट ही कर देता है, उसको लगा 100 मिल गए, 100 के 100 ख़त्म कर दो। तो यही प्लानिंग बोलता है कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देता है प्लानिंग। जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हें 10,000 रुपये दिए टीवी ख़रीदने जाने के लिए, तो तुम 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जितने रिसोर्स दिए हैं प्लान के बेसिस पे तो दिए, उससे ज़्यादा तुम वेस्ट कैसे कर पाओगे? तो वही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान जो रहता है किस बेसिस पे बनाया जाता है? डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिसोर्स है और कौन सा रिसोर्स लगेगा। तो वही बोल रहा है डिपार्टमेंटल्स जो प्लान रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन प्लान रहते हैं वो एक दूसरे से मिलके बनते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल्स प्लान रहते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल के मेन प्लान रहते हैं। तो जब रिड्यूस हो जाएगा ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन अपने आप ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन अब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन का तो यही मतलब होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अब मैंने इसका इम्पोर्टेंस तीसरा क्या हुआ? प्लानिंग जो है वो रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा? ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़। 98 रिसोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम 98 ही उसको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या होगी? वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करता है? प्लानिंग जो है वो मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में। मान लो 100 क्वांटिटी यूज़ करके ये 1 यूनिट बन जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसका 1 यूनिट बना नहीं, तो वो मैनेजर की मदद करेगा ना, कि वो एम्प्लॉयज़ से बोलेगा इस 100 क्वांटिटी में ये 1 यूनिट बन जाता है, तो तेरे से बना कैसे नहीं? मतलब वही बोल रहा प्लान, तो उस बेसिस पे जो मैनेजर रहेगा वो डिसीजन ले पाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग जो रहती है मैनेजर की मदद करता है, किस लिए? डिसीजन लेने में।
जो गोल्स रहते हैं वो हम पहले से ही एडवांस में सेट कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है, और प्रिडिक्शन हम कर देते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कितना बन जाएगा। अगर एक दिन में इतनी क्वांटिटी बन रही है तो फ्यूचर में इस हिसाब से हम बनाए तो कितना बन जाएगा। तो वही है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फिर इसके बाद है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब तुम्हें बता दिया प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का वो। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब कि कंपैरिजन होता है एक्चुअल कितना हमने सोचा था और कितना हम कर पाए, मतलब प्लानिंग कितनी की थी और कितना हमारा एक्चुअल आउटपुट है, तो वो होता है कंट्रोलिंग। और अगर उसमें कोई भी डेविएशन या वेरिएशन आया तो हम पता लगाते हैं किस वजह से ये डेविएशन आया और करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि वो जो डेविएशन है वो करेक्ट हो पाए। लेकिन अगर मान लो कि हमने प्लानिंग की ही नहीं तो क्या हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे? कंट्रोलिंग मैनेजर कर पाएगा कंट्रोलिंग? कभी नहीं कर पाएगा। तो वही बोल रहा है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है। समझ आ गया? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने सोचा कितना था और हमने बनाया कितना, और जो हमने बनाया उसमें कितना डेविएशन है, मतलब कितना बनाना चाहिए था और कितना बन पाया, उसमें कितना डेविएशन मतलब कितना हम बना नहीं पाए, तो वो होता है। और उस डेविएशन को करेक्ट कैसे करें वो होता है कंट्रोलिंग। लेकिन अगर इसमें सोचो हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की तो हमें पता पड़ पाएगा कभी कि हमें एक्चुअल कितना बनाना था? कभी नहीं पता पड़ पाएगा। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग जो है इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है। फिर उसके बाद है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि पहले बताया था उसमें फ्यूचर्स में कि प्लानिंग जो है हाई थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसमें हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा आइडिया दे रहा है, सबसे अच्छा मेथड दे रहा है और सबसे अच्छे प्रोसीजर से जॉब कर रहा है। ठीक है। तो प्लानिंग में यही होता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है। जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो मैनेजर्स को फोर्स करता है अलग सोचने का, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग सोचने के लिए हम फोर्स करता है प्लानिंग प्रोसेस। और ये एज्यूम करते हैं कि वो जो हम लोग सोच रहे हैं वो फ्यूचर के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गए प्लानिंग का इम्पोर्टेंस भी ख़त्म। ठीक है। अब एक बार फिर से करते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें दिशा दिखाता है, हमने प्लान बना लिया अब उस दिशा पे हमें चलना है, वो होता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अब हमने प्लानिंग कर ली है तो प्लानिंग हमने किस बेसिस पे की है? फ्यूचर देख के की है ना। जो हाई लेवल्स प्लानर रहते हैं उन नहीं तो की है प्लानिंग, उन लोगों ने फ्यूचर देख के प्लानिंग की है। तो उससे क्या होती है, हमारी अनसर्टेनिटीज़ रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो हम करते हैं उससे हमारी रिसोर्सेज कितनी बचती हैं, तो वही कह रहा है रिड्यूस कर देता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ प्लानिंग। ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारी मदद किस लिए करता है? डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स रहते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर रहते हैं, उनको सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान चूज़ करना रहता है, तो इसलिए प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फिर पांचवा है प्लानिंग स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है, मतलब कितना हमने सोचा था और कितना बना, वही है प्लानिंग स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के लिए इस्टेब्लिश करता है। फिर लास्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि प्लानिंग एक हाई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसको कोई भी ऐसे ही एरा गैरा नहीं कर सकता, तो उसमें हाई थिंकिंग ज़रूरी रहती है। तो प्लानिंग अच्छे से हो इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लाया जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ख़त्म। अब उसके बाद आया गया लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब ये जो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है ये अब हम कल की क्लास में करेंगे। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है ये सारा तुम्हें कल की क्लास में आने से पहले, कल की मतलब मेरी वीडियो देखने से पहले, ये सब तुम्हारा याद हुआ हुआ रहना ही चाहिए। ठीक है। एक बार मैं कल फिर से रिवीजन करवाऊँगा। और अब बस हमारा थोड़ा ही बच गया, लिमिटेशन बच गया और प्लान टाइप ऑफ प्लान्स बच गए।
बस ये 2 टॉपिक बच गए, कल की क्लास में कम से कम आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो छोटी छोटी क्यों बना रहा हूँ। अगर मैं वीडियो बना दूँगा 1 से 2 घंटे की, ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, वो देखते हैं, मतलब एज अ मेरी थिंकिंग ये है कि मैं देखता हूँ 1 से 2 घंटे हुए हैं लेक्चर के, देखने का मन नहीं करता। वही छोटी छोटी वीडियो पार्ट के बेसिस पे होती है, तो देखने में ऐसा तो लगता है ना छोटी वीडियो जल्दी देख के ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए पार्ट के बेसिस पे मेरी वीडियो बनती है हमेशा, और पार्ट के बेसिस पे ही हमेशा बनेगी, ठीक है। तो कल की क्लास में आने से पहले मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के जितना मैंने बताया उतना पढ़ के आना, और कल की क्लास में मैं केस स्टडी सॉल्व करवाऊँगा तुम्हारी बुक में से, जो BST की बुक है उसमें से केस स्टडी भी सॉल्व करवाऊँगा, और ये ख़त्म करवाऊँगा लिमिटेशन और टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। केस स्टडी और NCERT क्वेश्चंस बताऊँगा कैसे तुम्हें करना है, ठीक है। तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा तुम लोग को, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना। नोट्स पहली बात तो फ्री हैं अगर तुम लिखना चाहो। अगर तुम्हें ख़रीदने हैं मेरे नोट्स तो उसके लिए लगेंगे 50 रुपये पर नोट से, मतलब एक सब्जेक्ट के नोट्स के 50 रुपये हैं, ठीक है। तो ख़रीदना हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं तुम्हें दे दूँगा, वो व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, उस पर मैं तुम्हारा शेयर कर दूँगा एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़। और नहीं तो तुम्हें नोट करना तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो पैसे देना दे, मेरा क्या जा रहा है, दे दो पैसे, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग नोट्स करो, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय लेक्चर। प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को। ओके बाय।